शेर सवाना पर राज करता है, हाथी जमीन पर हावी रहता है, और मैं वो जीव हूं जिसे ये दोनों पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि मैं एक हनी बैजर हूं जो तेजी से जीता है, किसी से नहीं डरता और हर चीज से लड़ता है। लड़ने के लिए पैदा हुआ एक ट्रांसमिग्रेटर। मेरी रगों में दौड़ने वाला योद्धा खून मुझे शांत जीवन जीने नहीं देता। हर दिन या तो मैं किसी लड़ाई में होता हूं या उसकी तरफ जा रहा होता हूं। कमजोर पड़ने पर भी हारने से पहले मैं कम से कम 2 अच्छे मुक्के तो मार ही देता हूं। मेरे पिता ने मुझे पहले दिन से सिखाया था, चाहे कोई भी जीव मेरे रास्ते में आए, उस पर टूट पड़ो और लड़ो। मेरी जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन सामने वाले को हर हाल में घुटने टेकने पर मजबूर करना है। फिर एक दिन मैं इंसानों के हाथ लग गया। उन्होंने मुझे एक खुले चिड़ियाघर में नुमाइश के लिए डाल दिया, लेकिन मेरे अंदर का गुरूर मुझे चुपचाप इसे स्वीकार करने नहीं देता। तभी मेरे दिमाग में एक घंटी बजती है। मुबारक हो होस्ट, डिवाइन कॉम्बैट सिस्टम अब एक्टिव हो गया है। स्किल अनलॉक हुई, फेरल स्ट्राइक। अब से जब भी मैं कोई लड़ाई शुरू करूंगा, मुझे लगातार इनाम मिलेंगे। मेरे सीने में एक आग सी जल उठती है। ये मेरे पास मौका है हनी बैजर क्लैन को शान दिलाने का, और मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। तभी एक पत्थर सीधा मेरे सर पर आकर लगता है। मैं ऊपर देखता हूं, एक बंदर नकली चट्टान पर बैठा है और मुझे घमंडी मुस्कान के साथ घूर रहा है। मैं बंदरों की भाषा तो नहीं बोलता, लेकिन चुनौती क्या होती है ये मैं जानता हूं। मेरा गुस्सा फौरन भड़क जाता है। मैं उस छोटे से कीड़े को चेतावनी भरी गुर्राहट देता हूं। देखने वालों की भीड़ हर पल बढ़ती जा रही है। बंदर को शायद मेरी लड़ाकू भावना महसूस हो जाती है। वो सबके सामने नीचे कूदता है, अपने दांत दिखाता है और घुमाता है, अपने मुख के सीधे मेरी तरफ। मैं खुशी से झूम उठता हूं। बिल्कुल सही समय। मैं अभी सोच ही रहा था कि इस चिड़ियाघर में कॉम्बैट पॉइंट्स पैसे कमाऊं। और लो, एक बेवकूफ वॉलंटियर आ गया। कितना बढ़िया बंदर है। अब लड़ाई का समय है। मैं अपना जबड़ा पूरा खोलता हूं और झपट पड़ता हूं। एक बंदर को हनी बाजर से पंगा लेते देखकर बाग के बाहर खड़ी भीड़ जोश से भर जाती है। यहां तक कि कीपर भी घबरा जाते हैं और बचाव की तैयारी में लग जाते हैं। एक ही झटके में मैं हमला करते बंदर पर अपना जबड़ा गड़ा देता हूं और पगलों की तरह उस पर पंजे मारने लगता हूं। दर्द उसकी लड़ने की इच्छा खत्म कर देता है। वो सिर्फ झुककर बच सकता है। मैं इस बदतमीज छोटे जीव को आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं पूरी ताकत से अपने शरीर को आगे फेंकता हूं। बंदर हवा में उड़ता हुआ जाकर बाड़े से टकराता है और ढीला पड़ जाता है। भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। साफ है, उन्हें आम अफ्रीकन जानवरों को देखने से ज्यादा इस तरह का असली एक्शन पसंद है। हाँ, मैं बंदर को मारता नहीं हूं, मुझे लड़ाई पसंद है, लेकिन मैं दूसरे शिकारियों की तरह खून का प्यासा नहीं हूं। जो कीपर्स सब कुछ देख रहे थे, वो सब राहत की सांस लेते हैं। मकाक को हराने पर मुझे 10 कॉम्बैट पॉइंट्स मिलते हैं, जो 100 पॉइंट्स वाली बेसिक पावर पिल के लिए काफी नहीं है। इसलिए मैं अगले बाड़े में बबून अल्फा पर नजर गड़ा लेता हूं। उसे मेरी गुस्से भरी निगाहें महसूस हो जाती हैं और हमारे बीच की बाड़े से हिम्मत पाकर मुझ पर चिल्लाने लगता है, जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो कि मैं तार तोड़ नहीं सकता। मेरा एड्रेनलिन बढ़ जाता है। बिना कुछ सोचे मैं तार के बाड़े में अपने दांत गड़ा देता हूं। बबून पहले तो थोड़ा सावधान होता है, लेकिन जब वो देखता है कि मैं लाख कोशिश करने पर भी तार नहीं काट पा रहा हूं, तो वो तो अपनी पीठ मेरी तरफ करके भीड़ के सामने उसे हिलाने भी लगता है। इससे मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मैं तार के बीच से अपने पंजे निकालकर उस पर हमला करता हूं, लेकिन शायद उसे इसका अंदाजा हो जाता है। वो मेरे पंजे पहुंचने से ठीक पहले बचने के लिए थोड़ा आगे बढ़ जाता है। फिर उसकी मजाक उड़ाने वाली आवाजें और तेज हो जाती हैं। इस वक्त सिर्फ मैं ही नहीं, यहां तक कि दर्शक भी दांत पीस रहे हैं। वो बबून बस मार खाने वाले काम कर रहा है। मैं भीड़ की तरफ से पूरा ध्यान हटा लेता हूं। तभी मेरे दिमाग में एक बात आती है। हनी बैजर पैदाइशी खुदाई करने वाले होते हैं। मैं उस घमंडी झाड़ जैसी शक्ल वाले बबून को घूरता हूं और सोचता हूं, छोटे बदमाश, मेरे गुस्से के लिए तैयार हो जा। सबके सामने मैं एक मशीन की तरह जमीन खोदने लगता हूं। मुझे कहना पड़ेगा, जब खुदाई की बात आती है तो हनी बैजर प्रोफेशनल होते हैं। कुछ ही पलों में मैं बिना कोई निशान छोड़े जमीन के नीचे गायब हो जाता हूं। भीड़ जोश से चिल्लाने लगती है। वो दूसरी तरफ हैरान परेशान बबून को देखते हैं और हंसने लगते हैं। पागलों की तरह? सच कहूं तो बबून ने इसकी उम्मीद नहीं की थी।
वो तो बस मकैक को पित्ता देखकर थोड़ा सांत्वना देने के लिए मेरा मजाक उड़ा रहा था। इतनी सी बात, ये कैसे एक हनी बाजर को सुरंग खोदकर उससे लड़ने आने पर मजबूर कर सकती है? ये तो हद से ज्यादा हो गया। ये बबून इतना अनुभवी है कि वो जानता है हनी बाजर खतरनाक लड़ाके होते हैं और दुश्मनी लंबे समय तक याद रखते हैं। ये सोचकर ही उसकी रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ जाती है। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो इस बारे में अकेला नहीं है। उसके पीछे उसके साथी बाबून्स का पूरा झुंड खड़ा है। जल्द ही पूरा गिरोह अल्फा के बुलावे पर इकट्ठा हो जाता है। वो मेरे बाहर निकलते ही मुझ पर भारी हमला करने के लिए तैयार हैं। बाहर खड़े दर्शक सच में चिंतित दिख रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वो एक हनी बैजर लेजेंड को उभरते हुए देखने वाले हैं। उन्हें क्या पता कि शायद मैं अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा हूं। कुछ छोटे बच्चे तो कीपर्स के पास मदद के लिए भी दौड़ते हैं, लेकिन लोगों के कितना भी डराने पर इकट्ठा हुए बाबून्स अपनी जगह से नहीं हिलते। यहाँ तक कि जब कीपर्स उन पर चिल्लाते हैं, वो बिना डरे चेतावनी देते रहते हैं। लेकिन जैसे ही बबून्स का ध्यान एक पल के लिए भटकता है, जमीन से एक सफ़ेद ग्रे सा धुंधला साया निकलता है। अल्फा की दुनिया में अंधेरा छा जाता है। एक तेज दर्द उसके चेहरे पर फट पड़ता है। बबून्स झुंड में रहने वाले जानवर हैं। अफ्रीकन सवाना में भी उनकी लड़ने की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। और यहाँ मैं अकेले उन दर्जनों का सामना कर रहा हूँ। झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि मैं घबरा नहीं रहा। जोश से भरी भीड़ को अंदाज़ा नहीं है कि मैं इस वक्त कितना तनाव में हूँ। वो मेरी हिम्मत पर बरसाते हैं। अपना दुखता हुआ सर पकड़े अल्फा बेहद गुस्से में है। वो अपनी इज्जत के बारे में सोच रहा है। अब वो दोबारा अपना चेहरा कैसे दिखाएगा? बाएं बाड़े की मादा चिम्स क्या सोचेंगी? दाएं तरफ के बंदरों का क्या? अल्फा के एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ पूरा गिरोह एक साथ मुझ पर हमला कर देता है। साथी मुझसे सावधान है, लेकिन वो अपने अल्फा को मना करने की हिम्मत नहीं करते। वैसे भी उनकी संख्या ज़्यादा है। अगर काफ़ी बबून्स काट लें तो मैं भी हार जाऊंगा। ये सोच उन्हें हिम्मत देती है। मैं बाहर से बिल्कुल शांत दिखता हूँ, लेकिन अंदर से मेरी हालत खराब है। मुझे लड़ाई पसंद है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं उन सबको एक साथ नहीं हरा सकता। यहाँ एक ही तरीका है, सीधे सबसे बड़े शिकार पर हमला करना। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है और मैं पलक झपकते ही अल्फा की तरफ लपकता हूँ। मैं फेरल स्ट्राइक एक्टिवेट करता हूँ। उस पल बेइंतहा ताकत मेरी हर मांसपेशी में दौड़ जाती है। मैं अपना पंजा उठाता हूँ और नीचे मारता हूँ। एक जोर का थप्पड़ गूंजता है और अल्फा हवा में उड़ जाता है। भीड़ हैरान रह जाती है। क्या ये एक हनी बाजर की असली ताकत है या ये वाला कुछ खास है? लगता है आज चिड़ियाघर आना बिल्कुल सफल रहा। भीड़ मेरे परफॉर्मेंस पर जोरों से तालियां बजाती है। लेकिन जैसे ही साथी अपने लीडर को हवा में उड़ते देखते हैं, उनकी बड़ी मुश्किल से जुटाई हिम्मत तुरंत गायब हो जाती है। वो चीखते हुए हर दिशा में बिखर जाते हैं। मैं उन्हें जाने देने के लिए तैयार था कि तभी सिस्टम मुझे अल्फा को हराने के सिर्फ 20 कॉम्बैट पॉइंट्स देता है। मैं गुस्से से आग बबूला हो जाता हूँ। अगर एक से लड़ना ही है तो इससे अच्छा है पूरे ग्रुप से लड़ लूं। ये सोच दिमाग में आते ही मैं उनका पीछा करने लगता हूँ। बबून्स पूरी तरह से घबरा जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सच में पीछा करूंगा। हर कोई दुआ करता है कि वो पहला निशाना ना बने और चिल्लाते हुए और तेज भागता है। आधे घंटे बाद मैं आखिरकार बचे हुए बबून्स का पीछा करना छोड़ देता हूँ। थक कर मैं अपना ध्यान बुरी तरह से घायल अल्फा की तरफ करता हूँ। इस बार अल्फा बुरी तरह से डरा हुआ है। वो तुरंत अपने चारों पैरों पर गिर जाता है और हार मानते हुए झुक जाता है। मुझे विरोधी में कोई दिलचस्पी नहीं है जिसने लड़ने की हिम्मत खो दी हो। इसीलिए मैं मुड़ता हूँ और अपने बाड़े की तरफ वापस चल देता हूँ। जब मैं नकली चट्टान के पास से गुजरता हूँ, मैकैक अपनी जगह से नीचे उतरता है। वो की मेरी तरफ देखकर चीखता है, ईकी गीक, ऐसी आवाज में जो साफ तौर पर चापलूसी लगती है। दोनों बंदरों के बाड़े अब मेरे कब्जे में हैं। अब मुझे कॉम्बैट पॉइंट्स कमाने के लिए दूसरे इलाकों में जाना होगा। लगातार 2 लड़ाइयों ने मेरी काफ़ी एनर्जी ले ली है। फिलहाल कम से कम मैं अपने बाड़े में आराम से सो सकता हूँ। इसी बीच बबून जोन से लगे 2 बाड़ों में एक शेर और एक चीता रहते हैं। उन्होंने सब कुछ देखा है, मुझे बबून के बाड़े में घुसकर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करते हुए। मेरी हरकतें उन्हें पसंद नहीं आईं, लेकिन खाने की कमी के दौरान भी उनके जैसे शिकारी हनी बैजर से उलझने से बचते हैं। अभी तो पेट भरा होने और आराम में होने के कारण उनके पास परेशान होने की और भी कम वजह है। इसके ऊपर हमारा बचाव का तरीका मशहूर है।
एक पूरी तरह से बड़े हो चुके नर शेर को भी एक हनी बाजर को खत्म करने में कई घंटे लग जाते हैं। इतनी मेहनत उस मांस के लिए जो स्वाद में भी अच्छा नहीं होता। वो इससे अच्छा तो मरना पसंद करेंगे। इस तरह समय बर्बाद करने से रात में मेरी नींद खुलती है। जब मैं हल्का होने के लिए एक पेड़ की जड़ ढूंढने वाला होता हूँ, तभी एक शेर की दहाड़ मेरे कानों में पड़ती है। मैं जम जाता हूँ। फिर एक अजीब सा जोश मेरे अंदर दौड़ जाता है। शेर अफ्रीकन फूड चेन में सबसे ऊपर है। एक को हराने पर मुझे ढेर सारे कॉम्बैट पॉइंट्स मिलेंगे। मैं अभी तक जंगली शेरों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये वाला तो मेरे लिए ठीक है। इसी सोच के साथ मेरी नज़र बाबून के बाड़े के पार जाती है और मैं बगल में शेर के बाड़े की तरफ बढ़ने लगता हूँ। शायद जानवरों की सहज प्रवृत्ति से सोते हुए शेर को खतरा महसूस होता है और वो नज़र घुमाता है और देखता है कि मैं, जिसने आज सुर्खियां बटोरी हैं, उसे घूर रहा हूं। आए चपटे सर वाले, घूरता रहे और देख क्या होता है। वो गुर्राता हुआ लगता है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कह रहा है, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह समझ सकता हूँ और ये सोचकर मैं मुस्कुरा देता हूँ। वो मुस्कान एक गलती है। जैसे ही वो उसे देखता है, शेर की रीढ़ की हड्डी में सिरसिराहट दौड़ जाती है। जैसे ही मेरे और शेर के बीच टकराव बढ़ता है, मेरे पीछे बबून का गिरोह फिर से उत्तेजित होने लगता है। जब उनके अल्फा की हार हुई है, वो मुझसे गहरी दुश्मनी पाले हुए हैं। अब मुझे शेर से टकराते देख वो गुस्से में मुझ पर दहाड़ते हैं और कुछ बेवकूफ़ तो मेरी तरफ पत्थर भी फेंकते हैं। शेर से निपटना इंतज़ार कर सकता है, लेकिन ये बबून्स जो दूसरे के दम पर उछल रहे हैं, मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। उनका पहला अल्फा बुरी तरह से घायल है। नए वाले को खुद को साबित करना है और वो अपनी इस इच्छा का रुख सीधा मेरी तरफ करता है। मेरा एड्रेनलिन बढ़ जाता है। मैं शेर से टकराव छोड़कर पूरी रफ्तार से बबून के बाड़े की तरफ दौड़ता हूँ। जो सुरंग मैंने पहले खोदी थी, उसे कीपर्स ने भर दिया है, लेकिन मुझ जैसे पैदाइशी खुदाई करने वाले के लिए इसका कोई मतलब नहीं। मुझे सच में आता देख नया अल्फा और भी जोश में आ जाता है। उसके सीने में लड़ाई का बुखार चढ़ जाता है। अल्फा से प्रोत्साहित होकर दूसरे अपनी उंगलियां चटकाते हैं, एक्शन के लिए तैयार। उनमें से हर कोई पूरी तरह से सतर्क है। वो सब पेड़ों पर छुपे हैं, हाथों में पत्थर लिए मुझ पर ऊपर से बरसाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन आगे क्या होने वाला है, ये कोई नहीं देखता। जिस पल मैं बाहर निकलता हूं, सुरंग से मैं सीधा पेड़ के तने पर इतनी तेजी से चढ़ जाता हूं कि पास में देख रहा चीता भी साफ तौर पर हैरान हो जाता है। बबून्स में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। उन्होंने अपने बुरे सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक हनी बैडजर पेड़ पर चढ़ सकता है। पूरे 1 घंटे तक पूरे बाड़े में चीखें गूंजती रहती हैं। 13 हड्डियां टूटी, 8 बुरी तरह घायल, और वो नया अल्फा जिसने मुझे उकसाने की हिम्मत की थी, सीधा ऊपर पहुंच जाता है। शेर और चीता तार के बाड़े के पीछे से पूरी लड़ाई देख रहे थे और उनका पूरा मनोरंजन हो रहा था। उन्होंने सोचा था कि एकजुट बाबून की भीड़ इतनी मजबूत होगी कि मुझ जैसा भी बुरी तरह पिटेगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बाबून्स पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार कर आ जाएंगे। अगली सुबह कीपर्स बर्बाद हो चुके बाबून के बाड़े का जायजा लेते हैं और इस पर चर्चा शुरू करते हैं कि क्या मुझे वापस जंगल में छोड़ देना चाहिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक छोटे हनी बाजर ने इतना नुकसान कैसे किया। मेरी उम्र की परवाह किए बिना वो मुझे आधिकारिक तौर पर चिड़ियाघर की ब्लैकलिस्ट में डाल देते हैं। एक और घटना हुई तो मुझे जंगल में छोड़ना तय हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूं अफ्रीकन सवाना ही मेरा असली मैदाने जंग है। अपनी शक्ति बढ़ाने की गति तेज करने के लिए मैं एक शेरनी को अपना निशाना बनाता हूं, जिसने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है। सोती हुई शेरनी को एक अनजान महक आती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, वो मुझे अपने एक बच्चे को उठाकर ले जाने की कोशिश करते हुए पाती है। सवाना की रानी गुस्से से भड़क उठती है और मुझ पर कूद पड़ती है। जो कोई भी उसके बच्चों को धमकी देने की हिम्मत करता है, शेरनी उस पर बिल्कुल रहम नहीं करती। इस हमले में उसकी पूरी ताकत है, इसलिए इसका सामना करने के बजाय मैं अपनी तेजी का फायदा उठाता हूँ। रेंज से बाहर निकलने के लिए उसने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है और शारीरिक रूप से थकी हुई है। उसे हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे थकाना। कुछ मिनट में ही उसका पीछा करना धीमा हो जाता है, लेकिन गुस्सा उसे आगे बढ़ाता रहता है। थकी होने के बावजूद वो पीछा छोड़ने से मना कर देती है। कई और हमलों के बाद वो निराशा से लगभग पागल हो जाती है। वो पीछे हटती है और एक तीर की तरह कूदती है।
एक आखिरी बेचैन पलटवार। जैसे ही मैं उसे कूदते देखता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरा मौका है। इस बार मैं भागता नहीं हूँ, मैं उसके हमले का सामना करता हूँ, सीधा निशाना लगाता हूँ। उसके सर के ऊपर और जोर से अपना पंजा मारता हूँ। इस ताकत से वो लड़खड़ाते हुए पीछे जाती है। लेकिन एक कमजोर शेरनी भी सवाना की रानी है। वो एक छोटे हनी बैजर से पूरी तरह से हारने वाली नहीं है। वो मेरे पंजों से छूटकर एक बार फिर हवा में उछलती है। मैं देख सकता हूं कि उसका हमला काफी कमजोर हो गया है, इसीलिए मैं बिना झिझके वापस हमला करता हूं। हवा में दहाड़ों और गुर्राहटों की आवाजें गूंज उठती हैं। जब तक कीपर्स आते हैं, वो शेरनी को बुरी हालत में लंगड़ाते हुए पाते हैं और मैं उसकी ठीक पीछे उसकी पूंछ काट रहा हूं, जैसे एक चैंपियन जो पहले ही जीत चुका हो। जल्द ही शेरनी गिर जाती है, सांस के लिए हाफते हुए। उसकी कराह दया की भीख जैसी लगती है। मैं हारी हुई शेरनी को देखता हूं, लेकिन सिस्टम ने अभी भी मेरे कॉम्बैट पॉइंट्स नहीं दिए हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, उसने शरीर से हार मानी है पर मन से नहीं। इसीलिए थोड़े आराम के बाद मैं उस पर फिर से हमला करता हूँ। उसकी हैरान और लाजवाब निगाहों के सामने मैं उसे एक और बार बुरी तरह से पीटता हूँ। देख रहे बबून्स और चीता बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। सवाना की रानी को एक हनी बैजर ने नीचे गिराकर मारा है। क्या उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही हैं? मुबारक हो होस्ट, अफ्रीकन शेरनी हार गई। 200 कॉम्बैट पॉइंट्स दिए जाते हैं। मैं खुशी से झूम उठता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस अधमरी शेरनी से पूरे 200 कॉम्बैट पॉइंट्स मिलेंगे। ये हर पल के लायक था। पॉइंट्स मिलने के बाद मैं शेरनी को परेशान करना बंद कर देता हूँ। मैं उस जगह से ऐसे निकलता हूँ जैसे वो मेरी हो, जाते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार की तरफ। लेकिन जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता, जैसे ही मैं आराम करने के लिए लेटता हूँ, शेर के 2 बच्चे सुरंग से लुढ़कते हुए मेरे पीछे आते हैं। वो सीधा मेरे ऊपर गिर जाते हैं, बेचैनी से दूध ढूंढते हुए। अब मैं इस बाड़े का अनडिस्प्यूटेड शासक हूँ। मकाक्स मुझे इज्जत देते हैं, बाबून्स परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करते, और मैं शेर के बच्चों को भी अपने पर्सनल खिलौने की तरह इस्तेमाल करने के लिए ले आया हूँ। शेरनी को पसंद हो या ना हो, उसे ये सहना पड़ेगा, क्योंकि असली ताकत के सामने हर विरोध बेकार है। दोनों बच्चे बेहद चिपकू हैं। उनकी छोटी पतली दहाड़ें नाखुशी से भरी हैं। वो मेरी बाहों में घुसने की कोशिश करते रहते हैं, प्यार और आराम मांगते हुए। मैं उनका पिता नहीं हूँ। कोई वजह नहीं है कि मैं इन छोटे जीवों को प्यार करूं। इसीलिए शेरनी के सामने ही मैं एक बच्चे को कोने में जोर से लात मारता हूँ। ये देखते ही शेरनी का दिल मुंह को आ जाता है, इस डर से कि कहीं मैं उसके प्यारे बच्चे का सर न चबा जाऊं। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि वो कभी मुझसे टकराई। उसने हमेशा सुना था कि हनीबाजर्स बहुत दुश्मनी रखते हैं, लेकिन ये उसकी कल्पना से भी परे था। मैं सलाखों के पीछे से गिड़गिड़ाती हुई शेरनी को देखता हूँ, फिर अपने तेज सफ़ेद दांत दिखाता हूँ, ये इशारा करते हुए कि मैं बच्चों को चोट नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहेंगे। तभी आसमान में एक तेज चीख गूंजती है। हनी गाइड बेशक एक और मधुमक्खी के छट्टे का ऐलान कर रही है। मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है। मैं सिस्टम शॉप खोलता हूँ और 2 बेसिक पावर पिल्स रिडीम करता हूँ। जैसे ही मैं उन दोनों को निगलने वाला होता हूँ, एक बच्चा मुझे मिन्नत भरी आंखों से पकड़ लेता है, साफ तौर पर एक मांग रहा है। मैं गुस्से से देखता हूँ और उसके छोटे सर पर एक तेज लात मारता हूँ। मैंने इन गोलियों के लिए तुम्हारी माँ को अधमरा किया था, और तुम, जिसके ठीक से बाल भी नहीं आए हैं, सोचते हो कि तुम्हें हिस्सा मिलना चाहिए। सपने देखो। मैं अपना मुंह पूरा खोलता हूँ और दोनों गोलियां एक साथ निगल जाता हूँ, ठीक उस बच्चे की ललचाई नज़रों के सामने। फिर कच की आवाज़ के साथ मैं पिंजरे की सलाखें तोड़ता हूँ और हनी गाइड के पीछे बाड़े से बाहर निकल जाता हूँ। मेरा पेट मुझे रास्ता दिखाता है। मैं हनी गाइड के पीछे चिड़ियाघर के सवाना हिस्से से होते हुए एक घने जंगल के इलाके में जाता हूँ। शहद की मीठी खुशबू हवा में फैलती है और मेरे मुंह के कोनों से लार टपकने लगती है। मैं बिना सोचे दूर के छत्ते की तरफ दौड़ता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं एक शांत दावत के लिए बैठता हूँ, पास की झाड़ियों से कुछ निकलता है। छोटे हाथ पैर कांटों से ढका हुआ एक पॉक्यूपाइन। उसे देखते ही मेरी आंखें चमक उठती हैं। इसके आकार को देखकर ये पूरी तरह से बड़ा हो चुका है। इसे हराने पर मुझे अच्छे खासे कॉम्बैट पॉइंट्स मिलेंगे। ये सोचकर ही मेरा खून खौलने लगता है। इसी बीच
पोर्कीपाइन खुशी से मिट्टी में कुछ ढूंढ रहा था। धीरे से मेरी तरफ देखता है। स्वाभाविक रूप से वो एक सुरक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है। उसका हर कांटा सीधा खड़ा हो जाता है। वो किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर साफ पड़ती है, उसका सारा आत्मविश्वास गायब हो जाता है। नहीं, एक हनी बाजर, तुम में से एक यहाँ कब से आने लगा? उसकी छोटी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर वो बिना पीछे मुड़े झाड़ियों में भाग जाता है। अपने इलाके की रक्षा करना, ये तो मजाक है। कौन होश में रहकर हनी बैजर से लड़ाई करता है? मैं लाजवाब खड़ा रह जाता हूँ। कितना बड़ा डरपोक है। मुझे एक बार देखा और भाग गया। इसीलिए मैं अपना पूरा ध्यान सामने के विशाल मधुमक्खी के छत्ते पर लगाता हूँ। मैं अपना सर झुकाता हूँ और पेड़ के तने से टकराता हूँ। टक्कर से छत्ता टूट जाता है। मीठा शहद तने से नीचे बहने लगता है और पूरा झुंड गुस्से में बाहर निकल आता है। लेकिन भागने के बजाय मैं नीचे झुकता हूँ और जमीन पर इकट्ठे हो रहे शहद को खाने लगता हूँ। मक्खियों के डंक का मुझ पर कोई असर नहीं होता। पेट भर खाने के बाद हनी गाइड तेजी से ताता की आवाज निकालती है, जो धन्यवाद जैसा लगता है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वो क्या कह रही है, बस बहुत शोर मचा रही है। मुझे डंक मारने की कोशिश में जो मक्खियां मरी, उनसे मुझे कुल 60 कॉम्बैट पॉइंट्स मिले। खाते खाते लेवल अप। ऐसा जितना हो उतना अच्छा। जैसे ही मैं वापस जाकर आराम करने की तैयारी करता हूँ, वो पॉकीपाइन जो पहले भाग गया था वापस दौड़ता हुआ आता है, गुर्राते हुए और मुझे आंखों में साफ चुनौती के साथ घूरते हुए, जैसे वो लड़ाई के लिए मर रहा हो। मैं उसे पूरी तरह से हैरान होकर देखता हूँ। क्या ये डरपोक सच में मुझे चुनौती दे रहा है? जब मैं भूखा था तब मुझसे नहीं लड़ोगे, लेकिन अब जब मेरा पेट भर गया है और मैं संतुष्ट हूँ, तब तुम लड़ना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें ज्यादा ही समझ लिया था? सच तो ये है, पॉक्यूपाइन ने पहले बस चुपके से निकलने का प्लान बनाया था, लेकिन कुछ देर चुपके से देखने के बाद मुझे पूरे मक्खियों के झुंड को नज़रअंदाज करते देख और यहाँ तक कि छोटी हनी गाइड को भी खाने में हिस्सा देते देख उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने फैसला किया कि मैं ज़रूर एक कमज़ोर और आसान शिकार हूँ, और इस खतरनाक गलतफहमी के साथ वो खुद को बाहर निकलने से रोक नहीं पाया। मैं उसके चेहरे पर साफ नफरत देखता हूँ और मेरा गुस्सा भड़क जाता है। तुम मरना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं एक दहाड़ मारता हूं और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता हूं। इस बीच चिड़ियाघर के सिक्योरिटी कैमरास ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मुझे चिड़िया के बच्चों को परेशान करते हुए, बाड़े को काटते हुए, और ये सब पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। लाइव स्ट्रीम देखने वाले खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। एक हनी बैजर जो बबून्स को पीटता है और फिर एक शेर से भिड़ जाता है। ये बिल्कुल पागलपन है। ये छोटा हनी बैजर मेरा नया आइडल है। इसे सबसे ताकतवर होना चाहिए। पूरे चिड़ियाघर में शायद एक हाथी का भी कोई चांस नहीं है। स्क्रीन पर आते हुए बेमतलब के कमेंट्स की बौछार पड़ते हुए कीपर्स विश्वास न करते हुए अपना सर हिलाते हैं। वो मुझे वापस जंगल में छोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेरी कमर्शियल वैल्यू आसमान छू गई है, उन्होंने उस प्लान को फिलहाल के लिए रोक दिया है। बस शर्त यह है कि मैं परेशानी खड़ी करना बंद कर दूं। लेकिन जैसे ही स्टाफ टूटे हुए बाड़े को ठीक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक कांटों से ढका जानवर धीरे धीरे दिखाई देता है। क्या वो एक पॉक्यूपाइन है? कुछ गड़बड़ लग रही है। कीपर मार्क बड़बड़ाता है, अपना सर हिलाते हुए। जैसे ही वो पास आता है, पूरा मॉनिटरिंग रूम हैरान रह जाता है। हनी बैडजर वापस आ गया है, अपने जबड़े में एक पोक्यूपाइन को दबाए हुए। मुझे मानना पड़ेगा कि उस पोक्यूपाइन से निपटना मुश्किल था। जीत के लिए 50 कॉम्बैट पॉइंट्स, ठीक है, लेकिन मुझे उनमें से किसी से दोबारा लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कांटे मुंह का सत्यानाश कर देते हैं। शेर का बाड़ा रात में अजीब तरह से शांत है, लेकिन एक बिन बुलाए मेहमान ने सोते हुए बच्चों पर नजर गड़ा ली है। ये एक किंग कोबरा है, 2 मीटर से लंबा, एक दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक। आमतौर पर यह चिड़ियाघर के स्तनपाई सेक्शन में नहीं रहता। ये आज यहां अपने शिकार का पीछा करते हुए आया था और गलती से कुछ लालची छोटे निवालों पर नजर पड़ गई। वो जल्दी से आसपास के जानवरों की गंध को पहचान लेता है, लेकिन एक गंध है जिसे वो ठीक से पहचान नहीं पा रहा, और फिर भी किसी अनजान वजह से जिसे वो समझा नहीं सकता, वो गंध उसे डर से भर देती है। लेकिन रात गहरी और शांत है और सोते हुए बच्चे ठीक वहीं हैं। किंग कोबरा अपनी आंखें छोटी करता है और शुरू करता है, धीरे धीरे अपने निशाने की तरफ सरकना।
शायद खतरे के लिए एक माँ की तेज सहज प्रवृत्ति से सोती हुई शेरनी अचानक अपनी आंखें खोलती है और तुरंत किंग कोबरा को अपने बच्चों के पास आते हुए देख लेती है। वो गुस्से से भड़क उठती है और एक बड़े पंजे से हमला करती है। लेकिन शेर सच में सांपों से डरते हैं। उनका शरीर सांप की जहर का सामना नहीं कर सकता। अफ्रीका में सांपों को शेर के लिए कुछ प्राकृतिक खतरों में से एक माना जाता है। शेरनी अपने बच्चों को अपने पीछे कसकर छिपा लेती है। लापरवाही से हमला करने की हिम्मत नहीं करती। वो सिर्फ इतना कर सकती है कि कोबरा को तेजी से अपने पंजे चलाएं, लेकिन किंग कोबरा का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं है। वो धीरे धीरे अपना शरीर उठाता है, उसके बचाव में एक मौका ढूंढते हुए। शेरनी की दहाड़ों से आसपास के दूसरे जानवर जाग जाते हैं। चीता और बबून्स भी घबराहट में चिल्लाकर जवाब देते हैं। उस पॉर्क्यूपाइन से दिन में बुरी तरह पिटने के बाद मैं जमीन पर पत्थर की तरह सो रहा हूं, इस सब शोर शराबे से बिल्कुल अनजान। इस टकराव के बीच किंग कोबरा को आखिरकार अपना मौका मिल जाता है और वो अपने जहरीले दांत शेरनी में गड़ा देता है। काटने से लड़ाई की आदि शेरनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पीछे आने वाला घातक जहर एक अलग ही मामला है। जैसे जैसे समय बीतता है, शेरनी को चक्कर आने लगते हैं। उसकी नज़रों के सामने धुंधलापन छाने लगता है। वो जानती है कि अगर ये जारी रहा तो उसके बच्चे नहीं बचेंगे। अपनी आखिरी ताकत के साथ वो किंग कोबरा पर एक गुस्से भरा हमला करती है, बस इतना समय खरीदते हुए कि बच्चे बाड़े से बाहर निकलकर मेरी तरफ दौड़ सके सुरक्षा के लिए। लेकिन किंग कोबरा शेरनी की योजना समझ जाता है। वो बस बच निकलता रहता है, उसे हर बीतते पल के साथ थकाते हुए। धीरे धीरे उसके पैर उसके नीचे लड़खड़ाने लगते हैं। आखिरकार उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो गिर जाती है। किंग कोबरा अपना ध्यान भागते हुए बच्चों पर लगाता है। कोबरा को पास आते देख बच्चे डर से कांपते हैं, अपनी पूरी ताकत से मेरे बाड़े की तरफ दौड़ते हुए। लेकिन ये बच्चे अभी दूध भी नहीं छोड़ चुके हैं। इतना छोटा कोई शेर 2 मीटर के किंग कोबरा से तेज नहीं भाग सकता। एक पलक झपकते ही फासला हमले की दूरी तक आ जाता है। लेकिन उस नाजुक पल में एक चांदी जैसा सफेद धुंधला साया एक्शन में आ जाता है। एक जोर की आवाज और मेरा पंजा सीधा किंग कोबरा के सर पर पड़ता है। वो एक हमला जितना आसान दिखता है, लगभग उसे वहीं खत्म कर देता है। किंग कोबरा अपना चकराया हुआ सर हिलाता है, फिर धीरे से ऊपर देखता है। वो एक नज़र उसके दिल को मुंह तक ले आती है। ठंडे खून का हो या ना हो, वो लगभग रोने वाला है। नहीं, एक हनी बैजर, एक यहाँ कैसे आ गया? हर सांप जानता है, जमीन के सभी जीवों में से एक ही हाय जिसे वो सच में डरते हैं वो है हनी बैजर। शेर या हाइना की तरह नहीं, हनी बैजर छोटा हो सकता है, लेकिन वो जहर से बचने की शक्ति के साथ पैदा होता है और बड़ा होने पर सांप उसके मेन्यू में पहली पसंद होते हैं। फिर भी ये सिर्फ एक छोटा हनी बैजर है, संभालने में ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। किंग कोबरा खुद को ये कहता रहता है, अपना सर ऊपर उठाता है और एक तीर की तरह आगे बढ़ता है। डरने के बजाय मैं एक मजाक भरी मुस्कान देता हूँ। उम्मीद नहीं थी कि जागने पर कोई मुफ्त में कॉम्बैट पॉइंट्स देने आएगा। मैं आलस से अंगड़ाई लेता हूँ, फिर अपने पंजे खोलता हूँ। किंग कोबरा पर कूद पड़ता हूँ। हमारी लड़ाई बेहद सरल है। कोई दिखावे के मूव्स नहीं, कोई चूहे बिल्ली का खेल नहीं, बस 2 जीव एक दूसरे से लिपटे हुए एक दूसरे को नोच रहे हैं। किंग कोबरा उम्मीद करता है कि उसकी कुंडली मेरी जान निकाल देगी, लेकिन मेरी शारीरिक मजबूती उसकी समझ से बिल्कुल परे है। उसके दांत मेरी खाल भी नहीं छेद सकते, उसके घमंडी घातक जहर की तो बात ही छोड़ दो। मैं एक बिल्कुल अलग कहानी हूँ। मैं अपने दोनों अगले पैर उसके मोटे शरीर के चारों तरफ लपेट लेता हूँ और बेपरवाह होकर काटता हूँ। बिल्कुल बुरा नहीं, एक बड़े साइज के मसालेदार स्नैक जैसा स्वाद है। धीरे धीरे किंग कोबरा की पकड़ ढीली पड़ती है, उसकी आंखों से रोशनी चली जाती है और आखिर में बड़ी अनिच्छा से वो नीचे गिर जाता है। पड़ोस के बाड़े में बबून्स हैरानी से देखते हैं और रात के इस पहर में वो जोश से चिल्लाने लगते हैं। उनकी नज़रों में मैं एक तरह से सर्वोच्च नेता बन गया हूँ। शेरनी के घाव गंभीर हैं, लेकिन कीपर्स समय पर पहुंच जाते हैं। वो मुश्किल से अपनी जान बचा पाती है। अब इस चिड़ियाघर में सच में कोई नहीं बचा है जो मुझे चुनौती दे सके। यहाँ रहने का मतलब है और नहीं कॉम्बैट पॉइंट्स। इसके साथ मैं सवाना लौटने का पक्का फैसला करता हूँ। अगले 3 दिन तक मैं बच्चों की देखभाल करता हूँ, जब तक शेरनी ठीक नहीं हो जाती। जैसे ही वो ठीक होती है, मैं तार का बाड़ा काटता हूँ और बिना पीछे मुड़े चिड़ियाघर के निकास की तरफ चल पड़ता हूँ।
दूसरे जानवर शायद समझ जाते हैं। वो अजीब सी शांति में डूब जाते हैं, अपने बाड़ों से चिपके हुए चुपचाप मुझे जाते हुए देखते हैं। कैमरास हर पल को रिकॉर्ड करते हैं और उसे लाइव स्ट्रीम करते हैं। लोग अलग अलग प्रजातियों पर मेरी पकड़ देखकर हैरान हैं। ये इस क्षेत्र के विद्वानों ने कभी नहीं देखा है। कुछ दिन बाद मैं जमीन पर लेटा आराम कर रहा हूँ, चिड़ियाघर से दूर, लेकिन अभी भी अफ्रीकन सवाना के किनारे पर। यहाँ जंगली जीवन कम है, लड़ने लायक कुछ भी मेरे रास्ते में नहीं आया है। अचानक ऊपर से एक तेज चीख सुनाई देती है। मैं रुकता हूँ। वो आवाज़ जानी पहचानी है। मैं ऊपर देखता हूँ, ये हनी गाइड है, वही जो मुझे मधुमक्खी के छत्ते तक ले गई थी। एक पुराने साथी को देखकर खुश होकर वो बोलती रहती है, पूछती है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जाहिर है मैं समझ नहीं सकता एक भी शब्द, मैं बस चलता रहता हूँ। हनी गाइड एक तेज चीख मारती है, अपने पंख फैलाती है और साथ आने का फैसला करती है। इस बीच चिड़ियाघर में कीपर्स घबराए हुए हैं, तेजी से शेरनी के ट्रैकिंग सिग्नल को चेक कर रहे हैं। पता चलता है कि मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही पूरी तरह से ठीक हो चुकी शेरनी भी अपने बच्चों के साथ भाग निकली। अफ्रीकन बारिश का मौसम ऐसी चीज़ है जिसे मैं सख्त नफरत करता हूँ। सर से पांव तक भीगने से बीमारी आती है, और जबकि मैं कभी लड़ाई से नहीं डरा, बीमारी एक खतरा है जिसे कोई जानवर नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं सूखा रहने के लिए एक पेड़ पर बैठा हूँ, पूरी तरह से जानता हूँ कि ये सबसे सुरक्षित जगह नहीं है, लेकिन भीगने से अच्छा मैं बिजली गिरने का जुआ खेलूंगा। हनी गाइड मेरे पीछे चिपक कर बैठी है, इस तूफान को अकेले झेलने के लिए बहुत छोटी है, मेरी सुरक्षा में पनाह ढूंढ रही है। बारिश पूरी रात गिरती है। चिड़ियाघर में मैं देर तक सो सकता था और इसका आनंद ले सकता था, लेकिन यहाँ अफ्रीकन सवाना में मुझे हर पल सतर्क रहना पड़ता है। फिर दूर से एक घायल शेरनी दौड़ती हुई आती है, बच्चे उसके पीछे पीछे। साफ है कि दूसरे शिकारी उनका शिकार कर रहे हैं। इस तरह के दृश्य अफ्रीकन सवाना में हर दिन होते हैं, कुछ अनोखा नहीं। रुको, वो बच्चे कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। मैं पास जाता हूँ और सच में ये चिड़ियाघर वाली शेरनी है, और उसके ज्यादा पीछे नहीं 3 अफ्रीकन हाइएनास। तो वो भी बाहर निकल आए। एक अकेली शेरनी बिना झुंड के गंभीर खतरे में है, खासकर बच्चों के साथ, जो इस इलाके के किसी भी शिकारी के लिए आसान निशाना है। लेकिन ये शेर का परिवार और मैं, लगता है किस्मत से। हम फिर से मिल गए हैं, तो मैं बस यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। ये सोचकर मैं एक चांदी की परछाई की तरह पेड़ से नीचे कूद गया। मेरे अचानक आने से शेरनी और हाइनास दोनों चौंक गए, लेकिन जैसे ही बच्चों ने मुझे पहचाना, वो खुशी से पागल हो गए और किसी उत्तेजित पिल्ले की तरह मेरी बाहों में आकर गिर गए। मैंने पहले शायद उन्हें खिलौने की तरह इस्तेमाल किया हो, लेकिन मैंने उन्हें किंग कोबरा से बचाया था, और ये नन्हे जानवर इसे भूले नहीं हैं। शेरनी ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे से तनाव गायब हो गया। वो मेरी ताकत अच्छी तरह जानती है। 10 और हाइनास भी नतीजा नहीं बदल सकते थे। मुझे और बच्चों को पुराने दोस्तों की तरह देखते हुए तीनों हाइनास वहीं जम गए। वो पीछे हटकर शिकार छोड़ दें या एक हनी बैजर के खिलाफ आगे बढ़ें, दोनों ही रास्ते मुश्किल थे। उनकी मैट्रियार्क ने उन्हें बचपन से ही सिखाया था, एक साथ होकर वो बिना सोचे शेरों और चीतों से भिड़ सकते हैं। लेकिन कभी भी हनी बैजर से पंगा मत लेना, क्योंकि वो पूरे क्लैन की तबाही का कारण बनता है। मैंने बच्चों को मुझसे चिपके रहने दिया और अपनी नज़र सामने खड़े तीनों पर गड़ा दी। पेड़ से मैं साफ नहीं देख पा रहा था, मुझे बस इतना पता था कि शिकारी बच्चों के पीछे है। अब मैं देख सकता हूं कि सामने कौन है। 3 हाइनास, जो अपने शिकार को जिंदा खाने के लिए बदनाम है। मुझे सच में इन जीवों से नफरत है। सांस लेते हुए शिकार को खाने की उनकी आदत की वजह से मेरे मन में उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। मेरी नज़र के नीचे तीनों हाइनास घबरा गए। भागना अपनी बेइज्जती लग रहा था, इसलिए सबसे बड़े वाले ने आखिरकार मेरी तरफ एक हल्की सी गुर्राहट दी। उसे लगा कि जानवरों की दुनिया में हर लड़ाई एक चेतावनी से शुरू होती है। लेकिन मैं वो खेल नहीं खेलता। मैं पहले से ही एक सफ़ेद साया बनकर उसके ख़त्म करने से पहले ही आगे बढ़ गया। तीनों हाइनास डर के मारे पागल हो गए और भागने के लिए तेजी से मुड़े। मैं उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मुझ पर गुर्राते हो और फिर भागने की कोशिश करते हो। मैंने उस पर अपना पंजा जोर से मारा जिसने मुझ पर गुर्राने की हिम्मत की थी। शेरनी ने दहाड़ मारी और दूसरे का पीछा किया। बेसिक पावर पिल्स की कई डोजेस के बाद मेरी ताकत 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। फेरल स्ट्राइक के साथ एक ही पंजे के प्रहार ने हाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी।
वो दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर गया। दूसरा हाइना अपने साथी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। उसके ताकतवर जबड़े मेरी ढाल को बिल्कुल नहीं तोड़ सकते और एक ही उल्टे हाथ के थप्पड़ से मैं उसे ऊपर पहुंचा देता हूं। घायल शेरनी 3 हाइनास को नहीं संभाल सकती थी, लेकिन एक उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सवाना की रानी का खिताब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। मैं जमीन पर तड़पते हुए हाइना को देखता हूं, जिसका शरीर टूट चुका है। कोई रहम नहीं आता। मैं वहीं काटता हूं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है और उसे बाकी दोनों के पास भेज देता हूं। सिस्टम की घंटी बजती है। 9 लड़ाइयां, 9 जीत। नई स्किल अनलॉक हुई, एक्वा डोमिनेंस। ये स्किल मुझे बिना किसी रुकावट के कुछ समय के लिए पानी में चलने की इजाज़त देती है। सांस लेने या रफ्तार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस स्किल से बहुत खुश हूँ। मेरी शिकार की हद अब पानी के अंदर तक फैल गई है, क्योंकि असली शिकारी सिर्फ ज़मीन पर नहीं रहते। मैं शेरनी को घूरता हूँ और सोचता हूँ कि मैं जब चाहूँ कॉम्बैट पॉइंट्स के लिए उसे पीट सकता हूँ। और मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता, अपने छोटे सफ़ेद दांत दिखाते हुए। शेरनी उस मुस्कान को दोस्ती समझ लेती है और जोश में मेरे पीछे पीछे चलने लगती है। तभी हनी गाइड वापस उड़ती हुई आती है। साफ है कि उसे एक और छत्ता मिल गया है। मैं ज़मीन पर पड़े हाइनास के ढेर को नफरत से देखता हूँ, फिर बिना पीछे मुड़े शेरनी को लेकर वहाँ से निकल जाता हूँ। आराम करने की जगह ढूंढते हुए हम पास के एक जलाशय पर रुकते हैं, जहाँ पहले से ही एक बड़ा ऑटर कब्जा किए बैठा है। मुझे लगा कि एक दूर का रिश्तेदार होने के नाते वो मुझे मछली पकड़ने में मदद करेगा, लेकिन साथ देने के बजाय वो पानी में कूद जाता है और मेरे बिल्कुल चपटे सर का मजाक उड़ाता है। उस घमंडी छोटे ऑटर को पानी में दिखावा करते देख मेरा गुस्सा भड़क उठता है। मैं सीधा अंदर कूद जाता हूँ और पूरी रफ्तार से उस पर हमला करता हूँ। मेरे इस मूव से ऑटर घबरा जाता है। वो जानता है कि हनी बैजर जमीन पर खतरनाक होते हैं, लेकिन किसी ने उसे ये नहीं बताया कि हम तैर भी सकते हैं। वो और गहरा कूदने और बचने की कोशिश करता है। ये देखकर कि मैं अभी भी उसके ठीक पीछे हूं, ऑटर को लगता है कि वो रो देगा। कुछ ही दूरी पर 2 नाइल क्रोकोडाइल्स घाट लगाए बैठे हैं, हमारे थकने का इंतजार कर रहे हैं। फिर हम दोनों को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। किनारे पर खड़ी शेरनी चिंता से देख रही है, लेकिन वो जानती है कि वो पानी में मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। ऑटर एक अच्छा तैराक है, लेकिन है तो वो एक स्तनपाई ही। पानी के अंदर 4 या 5 मिनट ही उसकी हद है, लेकिन मैं अलग हूँ। सिस्टम स्किल के साथ मैं पूरे 1 घंटे तक पानी के अंदर रह सकता हूँ और आज़ादी से घूम सकता हूँ। दोनों नाइल क्रोकोडाइल्स को महसूस होता है कि ऑटर अपनी हद के पास है। वो हमला करते हैं। एक ऑटर के पीछे लपकता है, दूसरा सीधा मेरी तरफ आता है। खुशकिस्मती से ऑटर तेजी से प्रतिक्रिया देता है। वो आखिरी सेकंड में कूद जाता है। क्रोकोडाइल के घातक हमले से बाल बाल बचता है, फिर मेरी तरफ देखता है और ठीक तभी मेरा सामना दूसरे क्रोकोडाइल से होता है। मेरे पास एक्वा डोमिनेंस है, लेकिन मैं पैदाइशी पानी का जीव नहीं हूँ। पानी के अंदर मेरी फुर्ती ऑटर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैं क्रोकोडाइल को देखता हूँ और समय पर रास्ता बदलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके जबड़े से होकर गुजरता हूँ। गुजरते वक्त वो तेज़ दांत मेरे सुंदर बालों के कुछ हिस्से को पकड़ लेते हैं। मेरा गुस्सा फट पड़ता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस क्रोकोडाइल ने मुझ पर सस्ता हमला किया। मैं ऑटर का पीछा छोड़ देता हूँ, घूमता हूँ और सीधा क्रोकोडाइल की तरफ जाता हूँ। छोटा ऑटर शायद मेरे इरादे समझ जाता है। बिना कुछ कहे वो मेरे साथ मिल जाता है और दूसरे क्रोकोडाइल पर हमला कर देता है। एक पूरी तरह बड़ा हुआ ऑटर नाइल क्रोकोडाइल के लिए काफी होता है। ये अच्छी तरह जानते हुए कि एक ऑटर क्या कर सकता है, जिस नाइल क्रोकोडाइल ने हमला किया था वो अपने साथी को छोड़कर डर की मारे भाग जाता है। लेकिन मेरे सामने वाला क्रोकोडाइल साफ तौर पर नहीं जानता कि वो किससे पंगा ले रहा है। वो अभी भी अपना जबड़ा पूरा खोलकर हमला कर रहा है। मैं घमंड को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं अपने दाएं पंजे में फेरल स्ट्राइक चार्ज करता हूं और एक पंजा सीधा क्रोकोडाइल की आंख में घुसा देता हूं। मैं जानता हूं कि आंख ही क्रोकोडाइल का सबसे कमज़ोर हिस्सा है और इस एक हमले ने उसकी देखने की शक्ति हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। उसके दिमाग पर भी असर होता है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है और वो नीचे डूब जाता है। उसके आसपास का पानी लाल हो जाता है। किनारे पर शेरनी चिंता में आगे पीछे घूम रही है। आखिरकार मैं बाहर निकलता हूँ, खुद को किनारे पर खींचता हूँ, गिर जाता हूँ और सांस लेने के लिए हाँफता हूँ। पानी के अंदर ये मेरी पहली लड़ाई है और अनुभव की कमी की वजह से मेरी काफ़ी एनर्जी खर्च हो गई। क्रोकोडाइल को ख़त्म करने के बाद मुझ में ऑटर का पीछा करने की ताकत नहीं बची।
शायद एहसान मानते हुए छोटा ऑटर शेरनी की मदद से क्रोकोडाइल के शरीर को किनारे तक खींच लाता है और उसे मेरे पैरों के पास छोड़ देता है। साफ है कि ये शुक्रिया कहने का तरीका है। दूर के रिश्तेदार होने के नाते मैंने ऑटर को छोड़ दिया और पूरे जोश से क्रोकोडाइल को खाने लगा। हनी गाइड ऊपर मंडराती है, उसकी तेज चीखें एक चेतावनी दे रही हैं। पता चलता है कि इंसान रिसर्च करने वालों का एक ग्रुप हमारा पीछा कर रहा है। मैं शेरनी को बेचैन होते हुए देखता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि ये इंसान उसके लिए यहाँ आए हैं। शेरनी बहुत डरी हुई है। वो उसे वापस चिड़ियाघर खींच ले जाने की योजना बना रहे हैं और इसी वजह से इंसानों के प्रति उसके मन में कभी अच्छी धारणा नहीं रही। ऑटर से अलग होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हनी गाइड आगे रास्ता दिखाती है। हम पेड़ों का एक घना झुंड ढूंढते हैं, लेकिन शेरनी पूरी तरह सतर्क है। साथ वक्त बिताने के बाद मैं लगभग समझ सकता हूँ कि वो क्या सोच रही है। ये एक बढ़िया रहने की जगह हो सकती है, लेकिन आराम के साथ खतरा भी आता है। इतना अच्छा इलाका मुकाबले को आकर्षित करेगा। शेरनी मुझे कहीं और ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर जानवर लड़ने के लिए आते हैं तो मैं यहीं रुकूंगा। यही तो मैं चाहता हूँ। मैं ग्रुप को सीधा उस इलाके में ले जाता हूँ। मैं घास के बीच से खुले मैदान में जाता हूँ, दोनों तरफ की ज़मीन का जायज़ा लेता हूँ, संतुष्ट होकर सर हिलाता हूँ और इस जगह को अपना बेस घोषित करता हूँ। लेकिन चलते वक्त मुझे अपने नीचे की ज़मीन कुछ अजीब लगती है, नरम और ढीली। साफ है कि पहले यहाँ खुदाई हुई है। मैं अपना पंजा जोर से मारता हूँ, ज़मीन तुरंत धंस जाती है। नीचे एक खूबसूरत बनी हुई सुरंग दिखती है। साफ तौर पर किसी ऐसे जीव का काम है जो खोदना जानता है, लेकिन मेरे लिए ये बेमतलब है। जो मैंने रखा है मुझे वो पसंद है। अब से ये मेरा घर है। लेकिन जैसे ही मैं आराम करने के लिए अंदर घुसने वाला होता हूँ, एक गुस्से भरी चीख हवा में गूंजती है। मैं तेज़ी से बाहर निकलता हूँ, इस डर से कि कहीं शेरनी हद से आगे बढ़कर मुझसे मेरी लड़ाई ना छीन ले। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आता हूँ, मुझे शेरनी एक वॉट हॉक का सामना करते हुए मिलती है। इंसान के रूप में अपने पिछले जीवन में मुझे लायन किंग हमेशा पसंद था, तो पूम्बा की असली इंस्पिरेशन देखकर मेरे अंदर कुछ अच्छा महसूस होता है। मुझे लगता है कि ये सुरंग ज़रूर वॉट हॉक का काम होगी और अगर वो तमीज़ से पेश आता है तो मैं उसे जाने दूंगा। लेकिन ये वॉट हॉक बिल्कुल उस प्यारे पूम्बा जैसा नहीं है। मुझे अपने घर से निकलते देखकर वो अंधे गुस्से में मुझ पर हमला कर देता है। उसके 4 दांत बहुत तेज़ हैं। एक शेर भी उनका सामना करने से पहले 2 बार सोचता है, लेकिन मुझे अपने बचाव पर पूरा भरोसा है। मैं अपना दाया पंजा उठाता हूँ और वॉथॉक पर प्रहार करता हूँ। उसके हमले ने मेरी ढाल नहीं तोड़ी, लेकिन उसकी ताकत ने मुझे कई मीटर दूर फेंक दिया और मेरे फेरल स्ट्राइक ने उसी वक्त उसकी खोपड़ी तोड़ दी। मैं ज़मीन पर गिरे हुए वॉथॉक को देखता हूँ और मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। मैं शेरनी और उसके बच्चों को खाने में हिस्सा लेने का इशारा करता हूँ, लेकिन खून की महक एक और शिकारी को खींच लाती है। पास की घास से एक चीता धीरे धीरे निकलता है। वो शेरनी को देखता है और वहीं जम जाता है। फिर उसकी नज़र पास में लेटे मुझ पर पड़ती है। अरे, ये तो तुम। दोनों, मैंने सोचा था कि ये कोई नया चुनौतीबाज है जो मेरे पास आया है। पता चलता है कि ये चीता वही चिड़ियाघर वाला बेवकूफ़ है।